हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी। इसी सीरीज़ में आज मैं आपका 2023 का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइएगा और इस पेपर को ठीक वैसे ही सॉल्व करिए जैसे कि आप एग्ज़ाम में करते। क्लास होने के बाद ज़रूर बताइएगा कि 25 में आपका स्कोर कितना रहा। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? x³ + 2x² + 5x + 10 का गुणनखंड है। सॉल्व करेंगे इसको, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि क्या है, अगर ये वेरी शॉर्ट में आए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएँ। x³ + 2x² + 5x और +10 के गुणनखंड करने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 पद दिए जा रहे हैं। 2 पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है और पीछे के 2 पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है। पहले 2 पदों में क्या कॉमन दिख रहा है? x²। हमने कॉमन लिया x²। क्या बचेगा यहाँ पर? तो x³ में से x² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x, + 2x² में से x² कॉमन आया, अंदर बचेगा 2। नेक्स्ट पद क्या है आपके? 5x और 10 कॉमन ले लिया हमने, 5, अंदर बचेगा 5x में से 5 कॉमन आया, अंदर बचेगा x, + 10 में से 5 कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा? 5 दूनी 10। दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, हमने ब्रैकेट कॉमन लिया तो पहले पद में बचा हुआ है x², वो लिख दिया, और दूसरे पद में बचेगा 5। यही गुणनखंड निकल आए। कहाँ पर दिया है आपका? x + 2, दूसरे ब्रैकेट में x² + 5। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 52। यही क्या हो जाएगा? यही इस व्यंजक का गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि log बेस a 3 की पावर x + 2 = log बेस a 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। log बेस a 3 की पावर x + 2 = log बेस a 243। हम क्या करेंगे, इस 243 को कुछ भी करके क्या बनाएं, 3 की पावर में लेकर के आएँ। तो उसके लिए 243 के कर लेंगे फैक्टर। करिएगा 243 के फैक्टर 3 से करेंगे, मतलब इसको 3 की घात के रूप में लाना है ना, तो 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, 243। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है ये, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिरका 9, और फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3। कितनी बार 3 आया? 1 2 3 4 5, यानी कि कितनी बार? 3 की घात 5 के रूप में भी हम लिख सकते हैं किसको? 243 को। तो यहाँ पर 243 की जगह क्या रख देंगे? 3 की घात 5। तो यहाँ आपका हो जाएगा log बेस a 3 की पावर x + 2 = log बेस a 3 की पावर 5। तुलना करेंगे तो यहाँ से x + 2 बराबर हो जाएगा 5। 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर निकल आएगा 5 - 2, यानी कि 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर आ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। कमरे के आयतन का सूत्र क्या होता है? LBH। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर। कमरे का फर्श कैसा होगा? आयताकार होगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L × B, यानी कि आपको L × B बराबर कितना दे रहे हैं? 48। ठीक है। ऊंचाई H कितनी दे रहे हैं? 5। मान रख देंगे, L × B की जगह क्या रखोगे? 48। पूरे की जगह 48 आ गया, H की जगह क्या रखोगे? 5। गुणा करो, 5 × 8 = 40, हाथ से लग जाएगी 4, 5 × 20 और 4 = 24, यानी कि 240 मीटर क्यूब।
कहीं दिया है तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर सा में, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ घात 3 लगेगी, ठीक है। तो आपका आंसर जो सही है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, 240 मीटर क्यूब। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2/5 करनी के अंदर लिखा है और करनी की घात कितनी है, 6। मैंने आपको बताया था कि जब करनी पे कोई घात लगी होती है और आपको करनी हटानी होगी तो आप उस घात को 1/, के रूप में लिख देना। जैसे कि यहाँ पर लगा है करनी की पे घात 3, तो आप क्या घात लगाओगे उस पद पर, 1/3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मान, 2/5 पे घात 1/6। एक और देख लीजिएगा यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दे दिया करनी पे घात है 4, अंदर लिखा है 5, तो क्या मान होगा, 5 पे घात 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, यदि a बराबर x सच दैट x विषम संख्याएं और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, x क्या है, विषम संख्याएं हैं, जो कि x का जो मान है वो क्या है, 3 के बराबर और 3 से बड़ा है। b समुच्चय आपको यहाँ दिया है, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आप समुच्चय a के अवयव लिख लें। समुच्चय a के अवयव क्या रहेंगे, समुच्चय a का मान क्या है, सारी विषम संख्याएं जो कि 3 के बराबर और 3 से बड़ी हैं। तो आप 3 से जो है बड़ी, 3 को लेते हुए 3 से बड़ी विषम संख्याओं को लिख लो। तो 3, इसके बाद आएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे ये चलती रहेंगी। तो हम डॉट 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 लगा देते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है b माइनस a का मान। तो जिस समुच्चय में से आप जिस दूसरे समुच्चय को घटाने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि जिसमें से घटा रहे हो उस समुच्चय के जो अवयव दूसरे समुच्चय में मिल रहे होंगे उनको हटा करके जो अवयव बचेंगे उन अवयवों को लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए समुच्चय b से हम माइनस करने जा रहे हैं। समुच्चय b के जो जो अवयव a में मिल रहे हैं उनको हटा दो। कौन कौन से मिल रहे हैं, तो 3 मिल रहा है, 5 भी मिला और 7 भी मिला, मिला कि नहीं मिला। अब समुच्चय b में जो भी अवयव बचे हैं उनको लिख दीजिए। क्या क्या बचा है, 2, 6, 8, यही क्या हो जाएगा, b माइनस a का मान। कहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर दा में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन 2, 6, 8। क्लियर है। उम्मीद है कि आप सभी के 5 के 5 जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न वो सही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, यदि 5, 15x एवं 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात करिए। प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है कि 5, 15, x और 105 ये चारों जो राशियां हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5:15 समानुपात यानी कि प्रपोर्शन x रेशियो 105। हम जानते हैं कि जब 4 राशियां समानुपात में होती हैं तो उनके अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो यहाँ पर हम बस यही लाइन लिख देंगे, अंतः पदों का गुणनफल। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा बाह्य पदों के गुणनफल के। अंतः पद कौन कौन से हैं, तो अंतः पद है 15 गुणा x, तो 15 गुणा x कर देंगे। बाह्य पद क्या है, 5 गुणा 105। यहाँ से 15 को पक्षांतर करिएगा तो x बराबर निकल आएगा 5 गुणा 105 बटे 15। डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणा 7, यानी कि आप लिख सकते हैं 7 पन्ना 35। हमें x का ही मान ज्ञात करना था, कितना आ गया, 35। आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेक कितने प्रकार के होते हैं।
उनके नाम भी लिखिए। तो चेक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? तो पहला है वाहक चेक, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है रेखांकित चेक। इनके प्रकार याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है क्वेश्चन। रेखांकित चेक और तीसरा है आदेश चेक, ठीक है। ये 3 प्रकार के चेक होते हैं। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन देखिएगा। 40,000 रुपये का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 40,000 रुपये यहाँ पर क्या है? मूलधन। 8 सही 1/2% क्या है? दर। और 4 वर्ष क्या है? समय। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिएगा जो भी आपको वैल्यू दी थी, क्या क्या दी थी। P बराबर दिया था हमको 40,000 रुपये, ठीक है। T का मान हमको कितना दिया था? 4 वर्ष। इसके बाद हमको दर दी थी R बराबर 8 सही 1/2%, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे कितना बन जाएगा? 8 दूनी 16 और एक 17/2%। क्या फाइंड करना है? तो हमें SI निकालना है। साधारण ब्याज ही तो याद करना था। हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है? SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100। P का मान क्या है? 40,000, T का मान 4 वर्ष और R का मान 17/2%। सभी मान रख दीजिएगा। P का मान हमने रखा यहाँ पर 40,000, R का मान हमने रखा 17/2 और T का मान रखा 4। सभी के अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कि 800 गुणा 17 गुणा कर दीजिएगा। 17 8 कितना होता है? 136 और 2 0, यानी कि SI कितना निकल आएगा? 13,600 रुपये। सभी का उत्तर निकल आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है A + B + C का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में A + B + C, दूसरे ब्रैकेट में A - B - C प्लस A - B - C का होल स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 पद दिख रहे हैं कि नहीं? एक दिख रहा है A + B + C ब्रैकेट और एक दिख रहा है A - B - C ब्रैकेट। आप क्या करें? इस A + B + C ब्रैकेट को मान लें x और इस A - B - C ब्रैकेट को क्या मान लें? y। तो यहाँ पर बीच के पद में क्या हो जाएगा? 2xy। यही तो निकल के आएगा। बीच वाला पद क्या निकलेगा? 2xy। यहाँ पर क्या लिखोगे? A - B - C को y माना तो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर और आगे वाला क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। मैंने आपको पढ़ाया था एक सर्व समीकरण, अगर आपको याद आ रही हो तो थी A + B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यही सर्व समीकरण क्या है? यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे कि माना, जो भी हम मानते हैं उसको हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ब्रैकेट A + B + C बराबर x और दूसरा ब्रैकेट क्या माना था? A - B - C बराबर y। जब हम ये मान लेंगे तब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे? सर्व समीकरण वाला सूत्र, यानी कि ये जो पद लिखा हुआ है ये किसके बराबर रख देंगे? इस वाले के। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो इक्वल करके। ये काम करते हैं, इसको वापस से लिखते हैं, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे हम। A + B + C का होल स्क्वायर प्लस 2A + B + C
ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख दो, जहाँ a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है वहाँ रख देंगे हम x, जहाँ a माइनस बी माइनस सी दिख रहा है वहाँ रख देंगे y। तो यहाँ बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब लगा देंगे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह अब हम वापस से ये वाला पद रखेंगे और y की जगह ये वाला। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी और y की जगह रखेंगे तो आएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक a का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9x³ माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। किससे भाग देना है, 3x माइनस 8 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 8, किस में भाग देने वाले हैं हम, तो इस वाले पद में 9x³ माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस का 40। हमारा प्रयास क्या रहता है कि जो पहला पद दिया है उस पहले पद को बनाने के लिए हम जो जिससे भाग देने जा रहे हैं उस पद के पहले वाले पद में हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x को कैसे भी करके 9x³ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो 3 को 9 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 3 का, 3 तिरका 9। x को x² बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, x को x³ बनाने के लिए स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 3x²। अब जो पद हमने निकाल लिया है इस पद से पहले इसमें गुणा करो, फिर इसमें करो और उसको यहाँ पर लिखो। तो 3x² का जब 3x में करेंगे तो हो जाएगा 3 तिरका 9 x² और x कितना, x³। फिर करेंगे 3 अट्ठे 24, वो भी माइनस का 24 और x²। अब आपको बताया था मैंने, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये घट जाएंगे आपस में, तो इनके स्थान पर हम रखेंगे 0। इनको घटाइए, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, वो भी किसका, माइनस का। और क्या, x²। उतारा ले लो, प्लस का 71x और माइनस का 40। अब हमें 3x को क्या बनाना है, -21x²। तो 3 को -21 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, -7 का। तो यहाँ रखेंगे -7। x को बनाना x², तो यहाँ पर रखा जाएगा x। गुणा करेंगे किसका, इस वाले का इसमें और फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, वो भी किसका, माइनस का, x और x² फिर करेंगे 7 का -7 का, देखिए यहाँ पर -7x का -8 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 सत्ते 56 और x। तो यहाँ पर कितना, 56x आ जाएगा, वो रखा जाएगा 71x के नीचे। चिन्ह बदलेंगे, माइनस था यहाँ पर, ये माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो घट जाएंगे आपस में। ये क्या है, 71 में से 56 को घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि 15x माइनस 40। अब अगले पद में हमें क्या करना है कि इस 3x को बनाना है 15x। तो कितने का गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 प्लस का 5 कर दो गुणा, प्लस 5 का इसमें और फिर इसमें। तो पहले आपका बनेगा 3 पंजे 15x और फिर बनेगा 8 पंज 40, वो भी किसका, माइनस का। चिन्ह फिर बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये आपस में घट जाएंगे तो जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा, 0। और भागफल कितना मिल गया, 3x² माइनस 7x प्लस 5, ये आ गया भागफल। तो यहाँ पर नीचे आंसर करके लिख दीजिएगा।
भागफल बराबर और शेषफल बराबर। भागफल बराबर कितना आया है, भागफल आया है 0 और शेषफल आया है 3x² - 7x + 5। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, AP एक स्पर्श रेखा है, PA की लंबाई ज्ञात कीजिए। AP कहाँ जा रही है, AP स्पर्श रेखा आपको ये दी गई है, ठीक है, और केंद्र से A परिधि तक को मिला रहे हैं, यानी कि O से A तक को मिलाएंगे अगर हम, तो ये क्या बन रही है, हमारी त्रिज्या बन रही है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यानी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपको एक त्रिभुज निर्मित हो रहा है, कौन सा, त्रिभुज AOP। ये त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि जो त्रिभुज AOP है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOP समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो कर्ण की लंबाई कितनी दी थी प्रश्न में, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब कौन सा है, तो लंब ये वाली भुजा है जिसकी लंबाई कितनी दी थी, 5 सेंटीमीटर। तो लंब रख जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर। आधार क्या है हमारी, PA भुजा, तो यहाँ PA का स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिएगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 55 25 प्लस PA स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 169 माइनस का 25 PA स्क्वायर, घटाएंगे तो यहाँ निकल आएगा 144 बराबर PA स्क्वायर। हमें निकालनी है PA की लंबाई, तो PA बराबर हो जाएगा √144, यानी कि PA बराबर निकल आएगा 12 सेंटीमीटर। आ गया सभी का। तो ये जो स्पर्श रेखा है PA, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपके जितने शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, सभी के सही रहे होंगे। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। जो पहला आपका क्वेश्चन दिया है वो दिया है 3/4 की घात -2 से में भाग देना है 2/3 की घात मतलब होल घात -4 से। मैंने आपको घातांक के नियमों बताया था कि अगर कोई घात माइनस की लगी हुई हो तो आप क्या करोगे, उस भिन्न को, उसका व्युत्क्रम लिख देना है आपको। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक भिन्न दी A/B पे पावर -2, तो आप क्या करोगे, इसको पलट दो, A को B की जगह ले आओ, B को A की जगह, यानी कि B/A कर दोगे तो ये पावर अपने आप माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो बस आपको इसी नियम का उपयोग करना है यहाँ पर। तो पहले घातों को कर लीजिए प्लस की फॉर्म में, तो यहाँ बन जाएगा आपका 3/4 जो था, अब इसको पलट देना है, तो यहाँ फिर क्या आएगा, 4/3 का होल स्क्वायर, भाग देंगे, इसको भी पलटिए, 2/3 की जगह 3/2 पे घात प्लस की 4। अब इनको खोल दीजिएगा। 4 के स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16, और 3 के स्क्वायर का मतलब 3 तिरका 9। डिवाइड का साइन लगा रहेगा, इसको भी खोलिए। 3 पे घात 4 का मतलब क्या है, 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, 3 27, 3 81, यानी कि 81। नीचे कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आ गया ये। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, जो ये भाग का निशान है इसको
किस में कन्वर्ट कर देना, मल्टीप्लाई में, और इसके बाद की जो भिन्न है इसका क्या लिख देना है, व्युत्क्रम। तो 16/9 डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और भिन्न को पलट दो तो क्या हो जाएगी, 81 नीचे 16 ऊपर, तो हो जाएगी 16/81। 16 को 16 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256 कर दीजिएगा, नहीं तो 16 छिंग 96 का 6 हासिल 9, 16 एकम 16 और 9 25 बटे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो आंसर निकल आएगा 256/729। आ गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिएगा, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष जो काम है वो 45 दिनों में समाप्त हो जाए। 50 आदमी जो काम है वो 40 दिन तक कर पा रहे हैं, 30 आदमियों को हमने कुछ दिन बाद हटा दिया, यानी कि 30 आदमियों को हमने माना कि x दिन बाद हमने हटा दिया है, तो जो शेष काम जो है वो 75 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब 30 आदमी हट गए हैं तो आदमी भी कितने बचे होंगे, 20 आदमी। उन 20 आदमियों ने बाकी का बचा हुआ काम किया होगा 75 डेज में। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 30 आदमी x दिन बाद हटा दिए गए। अब मेरी बात यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। 50 आदमी जो थे वो काम कर रहे थे, तो कितने दिन में काम हो पा रहा था, 40 दिनों में काम हो पाया था। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं 50 आदमियों को 20 + 30 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और इन आदमियों को हमने x दिन तक काम करवाया, और x दिन के बाद इसमें से 30 आदमी हटा दिए, ठीक है। कुछ तो काम हुआ होगा इस कंडीशन में, कुछ तो वर्क हो पाया होगा ना, कुछ तो काम हुआ होगा। बाकी का शेष काम, अगर ये सब आदमी लगे रहते, यानी कि ये 30 आदमी अगर हम नहीं हटा पाते, यानी कि ये पूरे 50 आदमियों से हम शेष काम करवाते, तो वो काम कितने दिनों में पूरा होता, वो काम पूरा होता 40 - x दिनों में। होता कि नहीं होता, कुछ नहीं किया, बस उसी चीज़ को घुमा फिरा के लिख दिया। 50 आदमी 40 दिनों में कोई काम करते हैं, हमने क्या किया, इन 50 आदमियों को 20 + 30 में तोड़ दिया, ठीक। अब 30 आदमी इसमें से हमें हटाने हैं x दिन बाद, तो हमने इन 50 आदमी से x दिन तक काम कराया, कुछ काम तो हो गया होगा। शेष काम जो बचा है, अगर हम इनको हटाते नहीं और वो शेष काम करवाते, तो ये 50 व्यक्ति शेष काम कितने दिन में संपन्न कर पाते, 40 - x दिन में कर पाते। यानी कि हमें मेन जो चाहिए था कि जो शेष काम है वो 50 आदमी कितने दिन में करेंगे, क्योंकि हमें जो ऊपर दी गई थी इक्वेशन उसमें यही बोला गया था कि जो शेष काम है वो शेष आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 75 दिन में कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ से कुछ कुछ। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे आदमी यानी कि मनुष्य, और यहाँ पर लिखेंगे दिन। 50 आदमियों ने शेष काम कितने दिन में किया, 40 - x दिन में। 30 आदमी हटा दिए थे, 20 आदमियों ने वो शेष काम कितने दिन में किया था, प्रश्न के अनुसार 75 दिनों में किया था। अब यहाँ पर ये कंडीशन बनती कि ये प्रतिलोम अनुपात है या फिर आपका अनुलोम अनुपात है। तो आप क्या करोगे, जिधर x है उधर लगा दीजिएगा एरो। फिर ये फाइंड आउट करिएगा कि अगर आदमियों की संख्या घटा दी जाए तो दिनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। आदमी के घटने से दिन बढ़ेंगे और आदमियों के बढ़ने से दिन घटेंगे, ठीक है। ज़्यादा आदमी कम दिन में काम करेंगे, और अगर हमने कम आदमी लगाए तो वो काम करने में बहुत दिन लगाएंगे। यानी कि ये अनुपात कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है। एक का मान अगर हम घटा रहे हैं तो दूसरे का मान बढ़ रहा है। समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ पर ये वाला एरो कैसा लग जाएगा, ऐसा। समझ में आया, नहीं आया तो इसको ऐसे देखिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखे आदमी और यहाँ पर लिखे दिन। अगर हम कोई एक काम 30 आदमियों से या मान लीजिएगा 10 आदमियों से करा रहे हैं, उन्होंने वो काम 5 दिन में किया है, तो जाहिर सी बात है अगर हम 10 आदमियों की जगह 2 आदमी लेकर के आएँ तो वो काम 5 की जगह कहीं ना कहीं ज़्यादा दिनों में होगा। तो आपने देखा हमने 10 से यहाँ संख्या घटाई, लेकिन यहाँ संख्या 5 से बढ़ जाएगी।
तो ऐसी कंडीशन में होता है प्रतिलोम अनुपात। अब इसको लिखोगे कैसे, तो लिखोगे यहीं से, ठीक है, 50 अनुपात 20, इसके बाद आओगे यहाँ समानुपात 75 अनुपात 40 माइनस x। आया समझ में लिखने का तरीका? 50 के बाद ये, इसके बाद ये और फिर ये, ऐसे करके लिखना है। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के, तो वही यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा अंतः पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के, ठीक है। यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 75 बराबर 50 गुणा 40 माइनस x, ठीक है। 50 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 75 बटे 50 और इधर रहेगा 40 माइनस x, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25। यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 इक्वल 40 माइनस x। 40 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 माइनस का 40, प्लस से इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा माइनस का x। घटा दीजिएगा, 40 में से 30 का कितना बचा 10, वो भी माइनस का, यहाँ माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 निकल के आ गई। ये x था क्या, तो हमने माना था x, दिन बाद जो 30 आदमी है वो हटा दिए गए, तो यहाँ पर कितने क्या निकलेगा, यहाँ पर ये 10 क्या है, 10 दिन हैं। यहाँ पर x इक्वल लिख सकते हैं 10 डेज, यानी कि 10 दिन बाद 30 आदमी हटा दिए गए। आ गया समझ में? ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, ये फालतू की चीज़ें थी जो मैंने आपको सिर्फ समझाई थी, और ये वाली भी, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका व एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको ये जो दी गई है वो सारणी दी गई है। मैंने आपको सारणी में जो माध्यिका है वो बहुलक निकालना बहुत अच्छे से सिखाया है। आपको सबसे पहले यहाँ क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। देखिए, तो यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे आयु, यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी, जो कि किसका काम करेंगे, एफ का काम करेंगे, बारंबारता का काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। चलिए पदों को लिखिएगा। आयु आपकी दी थी 11, 12, 13, 14, 15 और 16। विद्यार्थी यहाँ पर दिए थे 4, 3, 5, 4, 4, 3। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो 4 के सामने 4 लिख दिया, इसमें 4 में 3 ऐड करोगे, किसको, इसको ऐड करोगे, 4 3 7 हो जाएगा, 3 में क्या 5 ऐड करो, 5 3 8, 8 में 4 ऐड करो, 8 4 12, 12 में 4 ऐड करो, 12 4 कितने हो जाएंगे 16, 16 3 कितने हो गए 19। एक सेकेंड रुको, मैंने यहाँ पर तो ऐड ही नहीं किया, सीधे सीधे 3 लिख दिया है, तो इसको करेक्ट करो। पहले 4 लिखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस 4 में क्या ऐड करोगे 3, तो 4 3 हो जाएगा 7, 7 में 5 ऐड करोगे तो 7 5 12, 12 में 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना 16, 16 में फिर 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर f को अगर आप ऐड करेंगे तो n बराबर भी कितना निकलेगा 23 ही निकलेगा, ठीक है। माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, n क्या निकल के आए हैं, विषम पद निकल कर के आए हैं, n क्या निकला है, विषम निकला है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है सूत्र, n + 1/2वां पद। n का मान कितना है 23 + 1/2वां पद। 23 और 1 कितना हो गया 24/2वां पद।
डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12वां पद। और 12वां पद देखिए कहाँ पर मिलेगा, 4 पद तो दिए हैं इस वाले उसमें, ठीक है, यहाँ तक। 7 पद कहाँ है, इस वाली लाइन में। 12वां पद यानी कि 8, 9, 10, 11 वाले जो पद है ना, वो कौन से हैं, इस वाली लाइन में है। तो इस वाली लाइन में जो आयु दी है यही क्या है, माध्यिका बन जाएगी, ठीक है। यहीं अगर आपका निकल के आता 15वां पद तो माध्यिका क्या बनती, 14 बनती। समझ में आ गया। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे, 13। माध्यिका कितनी निकल आई प्रश्न में, 13। बहुलक भी निकालना था। बहुलक क्या होता है, बहुलक वह पद होता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है। यहाँ बारंबारता दी है, बारंबारता देखिए किस पद की सबसे अधिक है, यहाँ है 4, यहाँ 3, 5, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता दी है। तो किस पद की अधिक है, 13 की सबसे अधिक है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 13। यानी कि इस प्रश्न में बहुलक भी आपका 13 है और माध्यिका भी क्या है, 13 है। क्लियर हो गया। बहुलक 13 क्यों था, क्योंकि 13 जो पद है उसकी बारंबारता अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा कि एक क्रेता को एक शेयर के अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया है। क्रेता को 200 शेयर के लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसे शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा हो। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है क्रेता और एक व्यक्ति है शेयरधारी। शेयरधारी ने जब शेयर होंगे 10 रुपये के तब उनको खरीद लिया था। शेयरधारी ने अंकित मूल्य पर खरीदे हैं तो शेयरधारी ने शेयरों को 10 रुपये के हिसाब से खरीदा था। अब बाजार मूल्य हो गया है 50 रुपये प्रति शेयर, तो अब वो बेच रहा है और जब वो बेचने जा रहा है तब एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो उन शेयर को खरीद रहा है। तो ये जो दूसरा व्यक्ति यानी कि क्रेता जो खरीदने जा रहा है ये कितने रुपए पे करेगा एक शेयर के, तो ये तो भाई बाजार मूल्य जो चल रहा होगा वही तो पे करेगा। और जब शेयरधारी ने शेयर खरीदे होंगे तब उसने कितने रुपए के हिसाब से पे किया होगा, तब उसने किया होगा अंकित मूल्य के हिसाब से। तो हमें यहाँ दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो क्रेता ने कितना मूल्य दिया होगा और दूसरा शेयरधारी को क्या लाभ होगा। क्लियर है। सॉल्व करते हैं। हमें क्रेता ने कितने मूल्य पर खरीदा होगा, तो भाई जब कोई ने शेयर खरीदा, जैसे आप गए दुकान पर, आप फ़िलहाल क्रेता बने हुए हैं और आपको जो शेयर का मूल्य बताया कि 10 रुपये इसका अंकित मूल्य, 50 रुपये प्रति शेयर क्या है इसका बाज़ारी मूल्य। तो आप क्रेता बने हैं और जिससे आप ये मूल्य पूछ रहे हैं वो है शेयरधारी, उसको लाभ होगा और आपको शेयर वो कितने पर बेचेगा, जो बाज़ारी मूल्य होगा। तो क्रेता के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेता के लिए, क्रेता के लिए बाजार मूल्य क्या है, 50 रुपये प्रति शेयर। यहाँ पर ऐड करो क्रेता के लिए एक शेयर का बाजार मूल्य कितना होगा, 50 रुपये। क्रेता कितने शेयर खरीदने जा रहा है, 200 शेयर खरीदने जा रहा है। तो क्रेता के लिए 200 शेयर का मूल्य, 200 शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, एक का 50 है तो 200 कितना हो जाएगा, 50 गुणा 200 यानी कि 5 दूनी 10 और 3 जीरो 10,000 रुपये। तो यहाँ पर एक लाइन हम स्पष्ट कर देंगे, क्रेता को 200 शेयर के लिए 10,000 रुपये देने होंगे। क्रेता की बात खत्म हो गई। अब आएगी बात किसकी, शेयरधारी को। शेयरधारी को एक शेयर पर कितना लाभ होगा, शेयरधारी को एक शेयर पर लाभ, एक शेयर पर लाभ होगा कितना उसको, तो उसको लाभ होगा बाजार मूल्य जो उस टाइम चल रहा है माइनस अंकित मूल्य, इतना ही तो लाभ ले पाएगा वो। बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य, बाजार मूल्य कितना है 50 रुपये, अंकित मूल्य कितना है 10 रुपये।
माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपये, यानी कि उसको एक शेयर पे कितने का लाभ हो रहा है 40 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 200 शेयर पर कितने का लाभ होगा, शेयरधारी को 200 शेयर पर लाभ कितना हो जाएगा 40 गुणा 200, यानी कि 4 दूनी 8 0 8,000 रुपये का जो लाभ है वो शेयरधारी को हो जाएगा। आया सभी को समझ में। क्रेता शेयरधारी दो अलग अलग व्यक्ति, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो क्रेता को कितने रुपए देने पड़े, क्रेता को देने पड़े 10,000 रुपये और शेयरधारी को लाभ कितना हुआ 8,000 रुपये का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। घनाकार टंकी यानी कि उसकी शेप कैसी होगी, घन के आकार की होगी, कुछ इस शेप में टंकी होगी। ठीक है, इसकी एक भुजा कितनी 30 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है इसकी सारी भुजाएं कितनी है 30 सेंटीमीटर की। सारी भुजाओं का मतलब कि एक हो गई आपकी एल, ये लंबाई एल हो गई, ये हो गई चौड़ाई बी और ये हो गई ऊंचाई एच। ये तीनों भुजाएं किसकी हैं 30 सेंटीमीटर की हैं। टंकी जो है वो पानी से पूरी भरी हुई है। इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, यदि 1 लीटर बराबर है 1000 घन सेंटीमीटर। टंकी की भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर, टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया तो टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी रह जाएगी। टंकी की भुजा दे दी है तो पहले तो टंकी पूरी भरी है, इसका मतलब टंकी में पानी होगा कितना वो निकालो। तो हमारा काम क्या रहेगा, टंकी की भुजा। टंकी की भुजा 30 सेंटीमीटर, टंकी क्या है पूरी पानी से भरी है। तो टंकी में पानी कितना होगा, जितना टंकी का आयतन होगा। टंकी है कैसी घनाकार, तो टंकी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा भुजा क्यूब। यही तो होता है सूत्र। यहाँ पर चाहें तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि टंकी घनाकार है, टंकी घनाकार है। क्लियर है। तो भुजा क्यूब हो जाएगा, भुजा का मान कितना है 30, तो 30 का क्यूब, इसका मतलब क्या है 30 गुणा 30 गुणा 30। सेंटीमीटर लगा हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब बाद में लगा देंगे, 3 तिरका 9 तिया 27, 2 3 0 और सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि टंकी का आयतन कितना है 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप एक लाइन लिख सकते हो, टंकी में पानी की मात्रा बराबर कितनी है 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न में आपको दिया था 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो, चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ से 27,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, या अभी इसको चेंज मत करो, इसको लास्ट में चेंज करना। नहीं, अभी चेंज कर लेते हैं कि 7 लीटर पानी निकाला गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी चेंज कर लेते हैं। 1 लीटर बराबर क्या है 1000 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या आप 27,000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हो 27 लीटर लिख सकते हो कि नहीं। आ गया सभी को समझ में। या आप ऐसा करिए, अभी इसको कन्वर्ट मत करिए, ठीक है, अभी इसको यहीं पर छोड़ दीजिए कि टंकी में पानी की मात्रा कितनी है 27,000 घन सेंटीमीटर क्यूब है। टंकी में से पानी कितना निकाला था 7 लीटर। तो यहाँ पर हम वही लिखते हैं, टंकी में से
पानी निकाला। कितना निकाला? 7 लीटर पानी निकाला। इसको कन्वर्ट करो, 7 लीटर पानी निकाला। यहाँ पर प्रश्न में दिया था हमें, चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर हो जाएंगे? 7 गुणा 1000। यहाँ से काम हमारा आसान रहेगा, पहले कन्वर्ट करते तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और कोई अंतर नहीं पड़ता। अब देखो टंकी में पानी कितना था? 27,000 घन सेंटीमीटर। उसमें से निकाल कितना दिया है? 7,000 घन सेंटीमीटर। तो टंकी में पानी बचा बराबर, कितना पानी बचा टंकी में? 27,000 माइनस 7,000। कितना? 27,000 माइनस 7,000। कितना पानी बचा हुआ है? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बचा हुआ है। अब यहीं पर चित्र में ज़रा देख लीजिएगा कि पहले क्या था कि टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी। तब उस कंडीशन में क्या था कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी? बराबर थी। अब टंकी में पानी थोड़ा सा कम हुआ तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा? इसकी लंबाई और चौड़ाई जो थी वो तो बराबर रहेगी, पर ऊंचाई कहीं ना कहीं घट जाएगी। पहले इतना ऊंचा था, पानी अगर यहीं तक रह जाएगा तो लंबाई ऊंचाई जो है वो कुछ घटेगी कि नहीं घटेगी? तो अब हम फिर से टंकी के आयतन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 0 कम लगाया है, 20,000 लगाना है। चलो, आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। ये 20,000 क्या है? जितना पानी बचा है उतना ही तो आयतन अब बचा होगा, 20,000। L कितना रहेगा? उतना ही, 30। और चौड़ाई कितनी रहेगी? 30। ये तो परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि और तो कोई चेंज नहीं हुआ, पानी ही तो कम हुआ है। पानी कम हुआ इसका मतलब पानी की जो पहले हाइट थी 30, वो अब घट के आ गई होगी कुछ ना कुछ। तो हम यहाँ पर उसको H रख देंगे। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20,000 बटे 30 गुणा 30। 0 से 0, 0 से 0 इक्वल H, यानी कि 200 बटे 3 तिरका 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, 9 दूनी 18। ऐसे ही चलता रहेगा, ख़त्म तो होगा नहीं है। तो H बराबर ऊंचाई बराबर निकल आएगा 22.2 सेंटीमीटर। आ गया सभी का? एक बार मैं आपको क्विक समझा देती हूँ। टंकी जो थी वो घनाकार टंकी थी, तो हमने लिखा कि टंकी जो है वो घनाकार टंकी है। ठीक है, इसके बाद टंकी की भुजा हमें 30 सेंटीमीटर दी थी, हमने वो लिखी। ये बोला कि टंकी पूरी की पूरी भरी है, तो टंकी पूरी भरी है इसका मतलब टंकी में पानी कितना होगा? जितना टंकी का आयतन होगा। तो टंकी का आयतन बराबर लगा देंगे भुजा क्यूब। यहाँ से हमें टंकी का जो आयतन है वो निकल के आ गया 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो टंकी में पानी कितना होगा? जितना आयतन है, तो टंकी में पानी की मात्रा हो जाएगी 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। टंकी में से हमने कितना पानी निकाला था? 7 लीटर पानी निकाला था। तो टंकी में जो 7 लीटर पानी है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से, तो टंकी में पानी निकल आएगा 7,000 सेंटीमीटर क्यूब। टंकी में पानी बचा कितना होगा? टंकी में पानी की कुल मात्रा माइनस टंकी में से जो पानी निकाला गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27,000 माइनस का 7,000, तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पानी टंकी में बचा हुआ है। यानी कि अब टंकी का आयतन कितना है? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम दोबारा आयतन का सूत्र लगाएंगे। टंकी का आयतन बराबर LBH, क्योंकि अब टंकी घनाभ के आकार की हो गई होगी, पानी कम हुआ है तो ऊंचाई परिवर्तित हो गई। L और B तो समान ही रहेंगे, 30 के 30 ही रहेंगे। टंकी का आयतन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे 20,000 बराबर 30 गुणा 30 गुणा H। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से H बराबर निकल आएगा 22.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल COA बराबर 130 अंश, एंगल ABC और एंगल ADC का मान ज्ञात कीजिए।
एंगल सी ओ यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, ओ पॉइंट। तो एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला ज्ञात करना है और एंगल ए डी सी ज्ञात करना है। ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का क्या होगा, दुगना होगा। तो यहाँ पर आप पहले तो ओ लिखेंगे, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र था, परिधि पर बना कोण जो होता है वो केंद्र वाले कोण का आधा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं केंद्र वाला कोण दुगना होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी बराबर 2 मल्टीप्लाई एंगल ए डी सी। ए ओ सी का मान कितना दिया है, 130 दिया है, 2 को पक्षांतर करोगे 2 बटे में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एंगल ए डी सी। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10। तो यहाँ से एंगल ए डी सी बराबर कितना निकल आया, 65 डिग्री। एक का मान निकल आया। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये और ये। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, वही लगा देना है। तो यहाँ पर बस एक लाइन लिखनी है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 65 डिग्री। ए डी सी सॉरी 65 क्यों, 180, योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर रखो 180, यहाँ हो जाएगा 65 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 अंश। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो एंगल ए बी सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 65, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गया 1 और 1 का 1 यानी कि 115 डिग्री। एंगल ए बी सी का मान कितना निकल आया, 115 डिग्री। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है वो छमाही देय हो। जब ब्याज छमाही देय होता है तो यहाँ पे दर हो जाती है आधी, दर 10 की बजाय कितनी लगेगी, 5, और जो समय है वो हो जाएगा दुगना। यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्याज छमाही देय है। ब्याज पहले तो लिखो, पहले मान रखो कितने कितने हैं। तो पी का मान यहाँ पर दिया था 16,000, आर यहाँ पर दी गई थी 10% और टी यहाँ पर दिया गया था 1 सही 1/2 यानी कि 2 एकम 2 और 3 यानी कि 3/2 वर्ष। ठीक है, ब्याज कैसा है, ब्याज छमाही देय है। ब्याज छमाही देय है तो आर बराबर हो जाएगी 10/2 यानी कि 5% और टी बराबर हो जाएगा 3/2, दुगना होता है समय तो 3/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि टी हो जाएगा 3 वर्ष। हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI निकालना है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम सूत्र किसका लगाएंगे, मिश्रधन का, चक्रवृद्धि मिश्रधन का। ए बराबर होगा पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर कितनी हो जाएगी, टी। ए का मान ही तो निकालना है, पी का मान कितना दिया था 16,000, 1 + R का मान कितना था 5/100 और टी का मान कितना है 3। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 16,000, 20 एकम 20 और 1 कितना 21, तो 21/20 का होल क्यूब। सॉल्व कर दो यहाँ से, 16,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, ये क्या चल रहा है, ए चल रहा है हमारा। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का वर्ग होता है 441 गुणा 21, फिर से 21 का गुणा कर दीजिएगा तो 21 एकम कितना होता है, 21 एकम 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रहेगा 1, कैरी 2 लग जाएगी, 21 दूनी 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 21 दूनी 84 किधर से हो जाएगा,
21 चौके पढ़ना है। 21 चौके 84 हो जाएगा, 84 और 2 हो जाएंगे 86, हाथ से लग जाएगी 8, फिर से हो जाएगा आपका 21 चौक 84, 84 और 8 हो जाएगा आपका 92 यानी कि 92। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना निकल के आएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, हाथ से ले 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 निम 18 यानी कि 18,522 रुपये जो है वो मिश्रधन ए प्राप्त हुआ है। हमें निकालना है CI और CI बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमें मिला 18,522 रुपये, मूलधन है 16,000 रुपये, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 यहाँ पर 5 और 8 में से 6 जाएगा 2 यानी कि 2,522 रुपये जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है, हो गया सभी का। चलिए तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।